अपने बचपन के बारे में बताते हुए उन्होंने ये कहा, मुझे बहुत अजीब तरह की लाइक्स, डिसलाइक्स और आदतें लग गई हैं। एक मोती देखने से मुझे दौरा आ जाता है, एक पीच देखने से मुझे बुखार आ जाता है। उन्हें चीज़ें 3 के सेट में करना पसंद था। आदतों के तौर पर वो अपनी वॉक के समय पर कदम गिन लेते थे और पीने से पहले अपने सूप की क्यूबिकल वॉल्यूम को भी एस्टिमेट करते थे। उनका इस बारे में ऐसा कहना था कि अगर मैं चूक गया तो मुझे वो पूरा फिर से शुरू करना पड़ेगा, चाहे इसमें घंटों लग जाएं। अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो लिखते हैं कि अगर कोई मक्खी मेरे कमरे में टेबल पर बैठी होती तो उससे मेरे कानों में एक डल सी आवाज़ आती। इन सारे एक्सपीरियंसेस ने टेस्ला की सोच और साइकोलॉजी और लाइफ की फ़िलॉसफी पर धीरे धीरे एक कभी न मिटने वाला अफेक्ट डाला। निकोला टेस्ला नो डाउट हिस्ट्री के सबसे इम्पैक्टफुल साइंटिस्ट और इंजीनियर में से एक थे। उनकी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस और इमॉर्टल लेगेसीज के बारे में अगर मैं डिटेल में बताना चाहूँ तो शायद 2 से 3 घंटों की वीडियो भी सारे पॉइंट्स को कवर ना कर पाए। लेकिन उनके मार्वलस अचीवमेंट से अलग उनकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट भी था जिससे आप शायद ही जानते हो। उनकी लाइफ में उन्हें स्ट्रगल्स केवल अपने करियर में ही नहीं बल्कि अपने डेली रूटीन में भी एक्सट्रीम लेवल तक फेस करने पड़े। साइंस एंड मिथ के इस एपिसोड में ये स्टोरी है निकोला टेस्ला के अपसेटिंग हेल्थ इशू के ऊपर, जिनमें मेनली हम कई सारी उन चीज़ों की बात करेंगे, जैसे क्यों निकोला टेस्ला नंबर 369 से फैसिनेट थे। क्या वो एक रियली कोई मिस्टीरियस नंबर था या फिर वो मात्र उनकी एक मेंटल इलनेस थी। तो चलिए हम इसको पूरा डिटेल में जानते हैं। दरअसल निकोला टेस्ला को अपनी पूरी लाइफ सीरियस मेंटल और फिजिकल हेल्थ इशू से लड़ते हुए बितानी पड़ी, जिनमें से एक था ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक ऐसा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट के दिमाग में बार बार ऑब्सेशंस यानी अनवांटेड थॉट्स आते हैं, जैसे कि हाथ का गंदा होना। ये थॉट्स उनके दिमाग में स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल को ड्रामेटिकली इंक्रीज करता है। ये एंजाइटी पेशेंट को काफ़ी रेस्टलेस बना देती है। इस रेस्टलेसनेस और हाई एंजाइटी लेवल को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट कुछ फिजिकल या मेंटल एक्टिविटीज़ करता है, जैसे कि हाथ धुलना। और पेशेंट जो ये एक्टिविटी करता है उनको कंपल्सन्स कहते हैं। तो अभी कंपल्सन्स को परफॉर्म करने पर एंजाइटी का लेवल कुछ समय के लिए रिड्यूस तो हो जाता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद फिर से ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं और एंजाइटी का लेवल बढ़ता है और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बॉडी ने इतने सालों के एवोल्यूशन के बाद भी एंजाइटी और रेस्टलेसनेस को काउंटरैक्ट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं इवॉल्व किया। हमारी बॉडी में सेरोटोनिन नेम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका एक इम्पॉर्टेंट काम मूड को स्टेबलाइज करना और एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करना होता है। तो अभी जब भी हमारे ब्रेन में कोई एंजाइटी इशू होता है तो ब्रेन स्टेम में लोकेटेड रेफी न्यूक्लियाई के न्यूरॉन्स सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। ब्रेन के डिफरेंट रीजन में सेरोटोनिन रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और ब्रेन के एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस तक सेरोटोनिन पहुंचाते हैं, जहां ये एंजाइटी लेवल को रिड्यूस करने का मेजर रोल प्ले करता है। अब ओसीडी जैसे एक एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट में सेरोटोनिन का प्रोडक्शन दरअसल कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये लो सेरोटोनिन लेवल एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाते। साथ ही एंजाइटी और बढ़ने से ये इम्बैलेंस और भी ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाता है। इसके चलते पेशेंट अपने ऑब्सेशन और कंपल्सन्स को इग्नोर या कंट्रोल नहीं कर पाता और ओसीडी का ये साइकिल चलता ही रहता है। सेरोटोनिन डिफिशियंसी का एग्जैक्ट कॉज अभी तक हमको पता नहीं चल पाया है, इसलिए ओसीडी और तमाम एंजाइटी डिसऑर्डर का रूट कॉज अब तक एक मिस्ट्री है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपल्सन्स हमेशा लॉजिकल ही हों। इनफैक्ट मोस्टली कंपल्सन्स और ऑब्सेशन हाईली इलॉजिकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को ये थॉट आ सकता है कि अगर उसने अपने सामने पड़ी पेंसिल को 7 बार डेस्क पर रोटेट नहीं किया तो आज घर में आग लग जाएगा, या फिर अगर उसने हर सेंटेंस को 3 बार नहीं बोला तो फैमिली के किसी मेंबर को सीरियस इंजरी हो जाएगी। सुनने में ये अजीब लगता है ना? खुद पेशेंट को भी ये पता होता है कि ये इलॉजिकल है, लेकिन वो एंजाइटी के अनकंट्रोल्ड लेवल और ऑब्सेशन की नॉन स्टॉप बाढ़ की वजह से कंपल्सन्स को बार बार रिपीट करने के लिए मजबूर हो जाता है। अभी यहाँ पर एक और छोटी सी बात नोट करने वाली है
कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि हर सफाई पसंद करने वाला इंसान या अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने वाला इंसान ओसीडी से पीड़ित हो या कभी भी उसको आगे जाकर ओसीडी हो जाए। हाँ, लेकिन अगर वो इन आदतों को हाइजीन पर्पस की वजह से अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए कर रहा है और बेकाबू होकर करता ही जाता है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उससे ओसीडी है। अभी निकोला टेस्ला के समय में साइकोलॉजी पर इतनी डीप रिसर्च नहीं होती थी, जिसके कारण उन्हें अपने मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का करेक्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। टेस्ला को अपने हाथ बार बार धोकर साफ करने की आदत थी, और ये सिर्फ कैजुअल हैंड वॉशिंग नहीं होता था, वो अपने हाथों को अच्छे से स्क्रब करते थे, जिससे उन्हें लगता था कि वो पूरी तरह से साफ हैं। ये थॉरो हैंड वॉशिंग रूटीन उनकी जर्म्स और डर्ट के लिए हाइटेंड सेंसिटिविटी का एक रिस्पॉन्स था। टेस्ला को जर्म्स से इतनी ज़्यादा चिढ़ थी कि वो दूसरों के हाथ फिजिकल कांटेक्ट से बचने की कोशिश करते थे। वो हैंडशेक्स और दूसरे फिजिकल ग्रीटिंग को अवॉइड करते थे और मोस्टली वो ग्लव्स पहनना पसंद करते थे। और ये बिहेवियर भी उनके लिए डिस्कम्फर्ट को मैनेज करना और अपने आप को एक्सटेंसिव हैंड वॉशिंग और क्लीनिंग रूटीन के चक्कर से बचाने का एक तरीका था। अगर हाथ गंदे होंगे ही नहीं तो धुलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जिससे टाइम बचेगा और वो अपने काम पर फोकस बनाकर रख पाएंगे। उनकी क्लीनलीनेस का ये ऑब्सेशन उनके लिविंग स्पेस पर भी दिखाई देता था। टेस्ला अपने सराउंडिंग की टाइडीनेस और क्लीनलीनेस को लेकर बहुत पर्टिकुलर थे। उन्हें अपनी हर चीज़ अपनी जगह पर नीट, क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज चाहिए थी। किसी भी तरह का मैस या फिर डर्ट उनके लिए अनएक्सेप्टेबल थी। अभी निकोला टेस्ला के लिए नंबर 3, 6 और 9 काफ़ी सिग्निफिकेंट थे। उन्होंने इन नंबर्स को अपनी डेली लाइफ और अपने वर्क में भी इनकॉर्पोरेट किया। टेस्ला ने देखा कि बहुत सारे नेचुरल पैटर्न और फिनोमिनाज को इन नंबर्स में ब्रेक डाउन किया जा सकता है। उनके अकॉर्डिंग इन नंबर्स में कुछ तो यूनिक है, कुछ यूनिक मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और ये यूनिवर्स के एक फंडामेंटल ब्लूप्रिंट को रिप्रेजेंट करती है। इसी कारण शायद निकोला टेस्ला ये कहते थे कि अगर आप नंबर 3, 6 एंड 9 की पावर को पहचान जाते हो, देन आपके पास इस यूनिवर्स की की होगी। अभी उनकी ये आदत भी ओसीडी के लेवल तक पहुंच गई थी। एग्जाम्पल के तौर पर वो अक्सर किसी बिल्डिंग में एंटर करने से पहले उसके 3 चक्कर लगाते थे। इस तरह की हैबिट्स ने उनकी थॉट प्रोसेस और काम पर काफ़ी इम्पैक्ट डाला। वो नैपकिन्स को भी सेट ऑफ 3 में फोल्ड करते थे, मतलब वो 3 नैपकिन्स लेते थे और उन्हें एक ग्रुप के रूप में फोल्ड करते थे। इसी तरह टेस्ला जब किसी होटल में रहते थे तो उनके रूम के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती थी। वो ऐसे रूम की रिक्वेस्ट करते थे जिनके नंबर्स 3 से डिविजिबल हों, जैसे रूम नंबर 300, 330 या फिर 369। उनका मानना था कि इन नंबर्स के बीच में घिरे रहने से एक हारमोनियस एनवायरनमेंट बनता है। इसी तरह निकोला टेस्ला को गोल चीज़ों से भी एक डर था, जिसे काइक्लोफोबिया कहते हैं। ये डर राउंड ज्वेलरी, खासकर वुमेन ज्वेलरी और राउंड फ्रूट्स तक फैला हुआ था। राउंड ऑब्जेक्ट्स के लिए डिसलाइक और राउंडेड सनग्लास या ईयरिंग्स पहने हुई औरतों की कंपनी से दूर रहने का एक्ट भी उनकी ब्रॉडर ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर का ही एक हिस्सा था। अभी यहाँ पर एक और छोटा सा कन्फ्यूज़न दूर करना ठीक रहेगा। दरअसल टेस्ला के उनके वर्क और पिजन्स के लिए जो लगाव था वो भी एक्सट्रीम लेवल का था। इसे भी एक लेवल का ऑब्सेशन कह सकते हैं, लेकिन ये ऑब्सेशन ओसीडी वाला ऑब्सेशन नहीं था। वो इसलिए क्योंकि ऑब्सेशन और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर 2 अलग अलग इशू है। ओसीडी एक क्लिनिकल कंडीशन है जो डेली लाइफ को काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर सकती है और जिसमें प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जबकि ऑब्सेशन एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हो सकता है जो किसी की ओवरऑल फंक्शनिंग को हार्म करे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई केसेस में ऑब्सेशन हार्मलेस और इवन बेनिफिशियल हो सकता है अगर वो प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को ड्राइव करता है, लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक तब हो सकती है जब लाइफ के दूसरे एक्सपेक्ट को नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करना शुरू कर दे। टेस्ला के केस में उनके वर्क ने उनके हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट तो डाले, लेकिन इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचा, क्योंकि इससे उन्हें एक कंसंट्रेटेड दिमाग के साथ देर तक काम करते रहने का एक मौका भी मिला, जिसकी वजह से वो इतने सारे इन्वेंशंस भी कर पाए। रहा सवाल पिजन्स का, तो हो सकता है कि वो उनको नेचर के साथ जोड़कर और खुद को रिलैक्स करने का एक तरीका हो। इन बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये डिसाइड कर पाना मुश्किल है कि उनके दोनों ऑब्सेशंस उनके लिए प्रॉब्लमेटिक थे या नहीं। लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती। टेस्ला की सबसे प्रोमिनेंट इलनेस ओसीडी थी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनकी इकलौती इलनेस थी। दरअसल उनको और भी कई सारे हेल्थ इश्यूज थे,
निकोला टेस्ला ने काफ़ी इंटेंस, स्ट्रेसफुल और इमोशनली डिफ़िकल्ट समय को भी कई बार एक्सपीरियंस किया, जिसे कई सारे हिस्टोरियंस नर्वस ब्रेकडाउन के रूप में देखते हैं। हालांकि नर्वस ब्रेकडाउन खुद में कोई एक अलग बीमारी नहीं है, किसी भी इमोशनल डिस्टर्बिंग सिचुएशन को हम नर्वस ब्रेकडाउन कह सकते हैं, जिसमें इंसान अपनी डेली एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली मैनेज नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी ये फेज़ पहले से मौजूद डिसऑर्डर पर और फिजिकल हेल्थ पर गहरा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। टेस्ला के ब्रेकडाउन्स दरअसल काफ़ी ज़्यादा थे, स्पेशली उनकी ज़िंदगी के लास्ट के ईयर्स में, जब उन्हें फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ और बढ़ते हुए अकेलेपन का सामना करना पड़ा। उन दिनों में अपनी ब्रिलियंस के बावजूद भी टेस्ला अपने आइडियाज़ को मोनेटाइज करने में अनसक्सेसफुल रहे और उनकी मेंटल और फाइनेंशियल हेल्थ वीक होती गई। फाइनली क्रोनिक इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की बीमारी ने टेस्ला की हर इलनेस को हर स्टेप पर मैग्नीफाई करने का काम किया था। उन्होंने ये दावा किया था कि वो सिर्फ 2 घंटे की नींद हर रात लेते थे। हालांकि वो दिन में छोटे छोटे नैप्स लेकर अपने आप को रिचार्ज कर लेते थे। उनके इंसोम्निया से जुड़े सबसे मशहूर इंसिडेंट में से एक तब हुआ जब उन्होंने एक बार 84 आवर्स तक बिना किसी नींद के काम किया। अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रगल्स के बावजूद भी टेस्ला ने साइंस और टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश करते हुए अपने न्यूमरस इन्वेंशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में अपनी कंट्रीब्यूशन से जो नाम कमाया है वो वाकई इंस्पायरिंग है। लेकिन उनके पर्सनल स्ट्रगल्स एक रिमाइंडर है कि लाइफ में बैलेंस कितना इम्पोर्टेंट है। ये बात वाकई ही फैसिनेटिंग है कि इतने यूनिक ट्रेड वाले इंसान ने दुनिया पर इतना प्रोफाउंड इम्पैक्ट डाला। आपको क्या लगता है, अगर टेस्ला की लाइफ स्ट्रगल से फ्री होती तो वो अपनी लाइफ में और कितने कंट्रीब्यूशन साइंस की फील्ड में दे पाते? अपने आंसर्स हमको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।